हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। आज जैसे कि मैंने आपको स्केड्यूल में बताया था कि हम एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। एल्गी को हम दो पार्ट में करेंगे। क्लास 11th का प्लांट किंगडम का सबसे पहला टॉपिक एल्गी ही है। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे एल्गी का क्लासिफिकेशन कि कितने तरह की एल्गी क्या किस तरह से। तो यहाँ देखिए, एल्गी मैंने बहुत ही कलरफुल लिखा है। आपको लग रहा है कि ऐसे ही लिख दिया है, नहीं, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि जो एल्गी होती है वो प्लांट किंगडम में सबसे पहले आने वाले छोटे थैलोफाइटा के अंडर आती है। ठीक है, किसके अंडर आएगी? थैलोफाइटा के अंदर आएगी। और ये बहुत ही कलरफुल प्लांट होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक प्लांट होते हैं। मतलब कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो सिंगल सेल होंगी और आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखेंगी, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें आप नेकेड आइज से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ब्राउन एल्गी मैंने मैरीन एल्गी बनाई है, समुद्र में मिलने वाली, और एक ये सिंगल सेल एल्गी है क्लेमाइडोमोनास जो कि माइक्रोस्कोपिक है, ये ग्रीन एल्गी है। ये रेड एल्गी इस तरह से बनाई है, मैरीन होती हैं, रेड ब्राउन ज़्यादातर। तो इनमें बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से मैंने ये एल्गी इतना कलरफुल लिखा है। तो जो पॉसिबल पिगमेंट्स हैं ज़्यादातर मिलने वाले, वो मैंने सारे कलर्स यहाँ यूज़ किए हैं। अब बात करते हैं कि इनको थैलोफाइटा में क्यों रखा है बच्चों। तो थैलोफाइटा का मतलब होता है, फाइटा मतलब तो प्लांट, और थैलो वर्ड लिया गया है थैलस से, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस जैसी। मतलब यहाँ पे जैसे आपके मन में सवाल आता है कि भाई पेड़ है तो मतलब प्लांट कैसे होंगे? रूट होगा, स्टेम होगा और लीफ होंगी। बट नहीं, आपको यहाँ पे ऐसा रूट स्टेम लीफ जैसा ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये सिंगल सेल एल्गी है, यूनिसेल्यूलर है। क्या यहाँ कोई रूट दिख रही है, कोई स्टेम दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे मैरीन एल्गी में कि यहाँ पे ये रूट जैसा एक इसको एंकर करके रखा हुआ है। ठीक है, होल्ड फास्ट कह रहे हैं इसे। छोटे छोटे से बिल्कुल थ्रेड लाइक राइजोइड्स जैसे निकल रहे हैं। एक स्टेम जैसा इस तरह से है, एक लंबा सा धागा टाइप का, इस टाइप कहला रहा है। फिर यहाँ पे बिकॉज ये मैरीन है तो ये फ्लोट करेगी, तो फ्लोटिंग के लिए इसमें गैस ब्लैडर्स प्रेजेंट होंगे। ये ब्लेड लाइक इसके छोटे छोटे लीव्स हैं, तो ये ब्लेड्स कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे ऐसा स्टेम रूट लीफ नहीं है, तो इस तरह की प्लांट बॉडी को हम कहेंगे थैलस प्लांट बॉडी। इसीलिए ये थैलोफाइटा में आते हैं। जब तक प्रॉपर आपका रूट शूट स्टेम और ये लीफ में डिवाइडेड नहीं हो जाती हैं चीज़ें, तब तक थैलोफाइटा में ही आपके जो प्लांट किंगडम में कई प्लांट्स हैं उनको थैलोफाइटा के अंदर ही रखते हैं। तो चलो, इतनी बात हो गई बच्चों की थैलोफाइटा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एल्गी मिलेगी कहाँ। तो सबसे पहले एल्गी का जो हैबिटेट है, कहाँ कहाँ एल्गी प्रेजेंट होगी। तो जो एल्गी है ना वो एक्सक्लूसिवली, देखो अगर मैं लिखती हूँ एक्सक्लूसिवली, इसका मतलब उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है, मतलब ये पानी में ही मिलेंगी, पानी के अलावा नहीं मिलेंगी। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हर जगह ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एल्गी कहीं भी आपको ग्रीन कलर की दिखने को मिल जाती है, जिससे हम कॉमन लैंग्वेज में काई कहते हैं। एल्गी कुछ कुछ ऐसी रहती है, जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो ऐसी लगेगी जैसे पालक की पत्तियां या कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है ना विंटर्स में, जब वो पानी में रखे रखे सड़ जाती है तो वो कैसी दिखती है। तो इस तरह की आपको अपीयरेंस में लगती हैं ज़्यादातर ग्रीन एल्गी। या फिर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होंगी, या फिर ये कहाँ मिलेंगी? मॉइस्ट सॉइल में, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी जो हमेशा रहती हो। ठीक है, वुड हो, लकड़ी जो बहुत गीली रहती है, वहाँ पे भी एल्गी ग्रो कर जाएगी, ग्रीन ग्रीन कलर की बिल्कुल। अब एल्गी को मैं अगर बताऊं आपको, तो अगर आपको कोई कहे कि भाई एल्गी को बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिफाइन करिए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एल्गी है ना हमारा, वो आपका फोटोसिंथेटिक एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक थैलॉइड यूकैरियोट्स हैं। फोटोसिंथेटिक थैलॉइड यूकैरियोट्स को हम क्या कहते हैं? एल्गी कह रहे हैं। तो
सबसे शॉर्टेस्ट एल्गी का अगर डेफिनेशन हम बताएं किसी को तो हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। हैबिटेट की बात हो गई बच्चों। अब हैबिटेट के बाद अब हम करेंगे कि एल्गी के क्या क्या आकार प्रकार है, क्या उसका साइज है, क्या शेप है, ठीक है, आकार आकृति और कितना उसका साइज है। तो अब हम बात करेंगे उसके साइज एंड शेप की। ऑलमोस्ट एल्गी का साइज तो ऑलमोस्ट आपका बराबर सा ही रहता है, और अगर हम कहें कि भाई साइज में तो हम कहेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक से लेके ना दिखने वाली एल्गी से लेके दिखने वाली एल्गी मैक्रोस्कोपिक तक होते हैं। मतलब नेकेड आई से बड़ी इजीली दिख जाएंगे ऐसे, जैसे आपके पालक की पत्ती या मेथी की पत्तियां जब सड़ जाएं तो इस तरह से बिल्कुल पतली पतली, ठीक है। इसका मतलब ये माइक्रोस्कोपिक मतलब कि ये यूनिसेल्यूलर से लेके एल्गी आपका मल्टी सेल्यूलर तक मिल सकती हैं। मतलब एक यूनिसेल्यूलर एल्गी भी मिलेगी जिसमें सिर्फ एक ही सेल होगी, और बहुत सारी सेल वाले कॉन्स्टिट्यूशन वाली भी एल्गी मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एल्गी हैं उनके डिफरेंट साइज की बात हो गई। शेप की बात करें तो उनके बहुत ही डिफरेंट शेप हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये क्लेमाइडोमोनास है। ये क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है, सिंगल सेल है, और इसमें क्या क्या नहीं है देखिए। एक सेल की भी सारी चीजें हैं इसमें, और सेल के अलावा अगर आप गौर करेंगे बच्चों तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक चीजें जिंदगी बिताने के लिए जो बेसिक, आप सभी 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ के आए ना, तो बेसिक चीजें क्या जरूरी हैं एक लिविंग के लिए वो भी यहाँ प्रेजेंट है। कैसे देखिए, एक यूनिसेल्यूलर है, मूवमेंट की जरूरत होती है लिविंग को, तो मूवमेंट के लिए यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लैजिलम सिंगुलर को कहते हैं, दो हैं तो फ्लैजिला। गोल्जी एपरेटस, क्योंकि हर सेल में गोल्जी एपरेटस होता है तो गोल्जी एपरेटस भी मिल रहा है यहाँ पे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उन लिविंग की निशानी है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो बच्चे या मल्टी सेल्यूलर हो, जो कि आपका एक्स्ट्रा मरीन में रहते हैं या फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा पानी चला जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी या मिनरल्स वगैरह को बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहती है। मतलब अगर साइटोप्लाज्म में ज्यादा पानी हो गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, जिससे कि सेल की एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है, मेटाबॉलिक जो गतिविधियां हो रही हैं, अगर वो रुक रही हैं तो वो एक्स्ट्रा पानी को इसमें इकट्ठा करके बाहर की तरफ जाके फट जाएगी और बाहर डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, तो थोड़े से इसमें सॉल्यूट आके वो चले जाएंगे। एक लिविंग के लिए बच्चों सेंसिटिविटी होना लाइट के अगेंस्ट में बहुत ज़रूरी है कि वो लाइट को रिकॉग्नाइज करे, तो इसलिए इनमें एक लिविंग के जैसा आई स्पॉट भी होता है। आई स्पॉट का काम बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ये इसे लाइट के लिए सेंसिटिव बनाता है। मतलब लाइट है तो ये इसको ये बताएगा कि इसको जाना है या नहीं जाना, तो ये उस तरफ मूव करेगा। डार्क है तो अगर इसको डार्क में मूव करना है तो ये डार्क की तरफ मूव करेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेटिक है ये, और पिगमेंट्स के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है, तो ये लाइट की तरफ ही जाना पसंद करेगी। बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस नाम में ही क्या आ रहा है, फोटोन, यानी कि इसको लाइट की आवश्यकता है, तो इसीलिए इनमें आई स्पॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये इसका न्यूक्लियस है, यूनिसेल्यूलर है तो एक ही न्यूक्लियस। ये सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म एल्गी अपना रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में रख रही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगी। आपको पता है ना, प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। सेल वॉल बिल्कुल मिलेगी। अगर आप कहेंगे तो कि भाई आपका सवाल आपके मन में आए कि क्या सेल वॉल मिलेगी मुझे एल्गी में, जी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि एल्गी प्लांट किंगडम की सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं। और प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांटी किंगडम में आते हैं सब में सेल वॉल होती है। तो ये यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की है ये मैंने सेल वॉल बनाई है। उसके बाद आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। हालांकि मैंने यहाँ सेल वॉल यहाँ शो नहीं कर रखी है, नेक्स्ट में एल्गी में आपको सेल वॉल मैंने मेंशन कर रखा है। ये पायरिनॉइड
एक स्ट्रक्चर मिलती है इनमें, इनके क्लोरोप्लास्ट में। ये पायरिनॉइड है जिसके चारों तरफ ये स्टार्च ग्रेन्यूल से घिरा हुआ रहता है। पायरिनॉइड प्रोटीन का होता है और उसके चारों तरफ स्टार्च होता है। ये जो ग्रीन कलर का आपको गर्डल शेप का ऐसे दिख रहा है, हॉर्स शू शेप का, घोड़े की नाल जैसा, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट प्रोमिनेंट होगा। ये ग्रीन ग्रीन, इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब अबंडेंट मात्रा में भरा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेटली होगा। एटीपी तो बनाना ही रहेगा ना रेस्पिरेशन करके, तो ऐसा तो नहीं है कि ये एटीपी नहीं बनाएगा, अपना सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं करेगा, तो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया मिलने वाला है। तो चलो ये हो गया आपका एक, मैंने आपको एक यूनिसेल्यूलर क्लेमाइडोमोनास एल्गी की स्ट्रक्चर समझा दी है। तो साइज की बात हो गई यहाँ पे कि माइक्रो से मैक्रोस्कोपिक होते हैं। तो शेप की बात अगर हम कर लें बच्चों, तो जो एल्गी है ना बच्चों, उसमें बड़े बड़े वेरियस शेप्स मिलती हैं। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये एल्गी है तो एक ही तरह की शेप मिलेगी। एल्गी में बहुत भिन्न भिन्न तरह की शेप मिलती हैं। जैसे आप पेड़ों में देखोगे तो टॉल ट्रीज में, तो ट्रीज तो ऑलमोस्ट एक ही तरह की होंगी। रूट होगी, देन स्टेम होगा, देन लीफ होंगी, ऊपर कैनोपी होगी। बट यहाँ पे देखिए, अगर जैसे कि ये क्लेमाइडोमोनास, अगर मैं क्लेमाइडोमोनास को कहूँ तो इसका शेप हम ऐसे बताते हैं कि ये पियर शेप का होता है। ठीक है, ये पियर शेप का है। हालांकि ये माइक्रोस्कोपिक है तो ऐसे दिखेगा नहीं, मोर और लेस गोल गोल सही लगेंगे आप। उसके बाद अगर हम कहें पीछे, अगर आप मैंने स्पाइरोगायरा बनाया हुआ है, तो अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें, वो भी एक ग्रीन एल्गी है। तो जो स्पाइरोगायरा है वो यूनिसेल्यूलर नहीं है, मल्टी सेल्यूलर है, और वो ऐसे लंबा लंबा सेल अरेंज रहती हैं उसमें इस तरह से। यानी कि स्पाइरोगायरा कैसा हो गया, फिलामेंटस हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गई, फिलामेंटस हो गया। तो इस तरह से जो एल्गी है उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। स्पाइरोगायरा को हम बच्चों पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि ये जैसे आपने देखा होगा ना, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तालाब वगैरह, तो उनके चारों तरफ जब आप जाते हैं तो बहुत फिसलन होती है। वो फिसलन इसी स्पाइरोगायरा की ग्रोथ करने की वजह से होती है। तो क्योंकि स्पाइरोगायरा के चारों तरफ एक जिलेटिनस कवरिंग रहती है, जेली लाइक, तो जिलेटिनस कवरिंग रहेगी और बहुत सारे थ्रेड स्पाइरोगायरा के डेवलप होंगे, तो जिलेटिन जैसा होगा तो फिसलेगा, डेफिनेटली फिसलन होगी उस जगह। तो इसलिए इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं। सिल्क एकदम फिसलने वाला, सिल्क को आप टच करेंगे तो स्लिपरी टाइप का रहता है, इसलिए। अब अगर हम बात करें एक और डिफरेंट शेप की, जो मैंने यहाँ पीछे बनाई हुई है, वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में बड़ा ही अनूठा अरेंजमेंट है। इसमें बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास, जैसे आपका फुटबॉल होती है ना, उसके अंदर सोचो आपने बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास भर दिए हैं, और वो क्लेमाइडोमोनास जो हैं उन सबके फ्लैजिला बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, बाहर मतलब फुटबॉल से चारों तरफ फ्लैजिला निकले हुए हैं, और अंदर की तरफ, अंदर की तरफ उनका ये पोर्शन है, और बाहर की तरफ उनका ये फ्लैजिला निकले। तो ये आपका कॉलोनियल होती है, बिकॉज क्लेमाइडोमोनास कभी भी अलग नहीं होंगे, कॉलोनी में रह रहे हैं, और वो कॉलोनी एक नया इंडिविजुअल बना रही है। तो ये कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल हो गया वॉलवॉक्स। अगर इनमें बच्चों हम बात करें कि क्या इनमें हमें वेस्क्यूलर टिश्यू मिलेंगे, वेस्क्यूलर टिश्यू का मतलब तो आप समझते हैं ना, जाइलम फ्लोएम। तो बच्चों देखो, बहुत ही छोटा प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक है, कुछ थोड़े बहुत बड़े हैं। मैंने आपको बताया ना कैसे दिखेंगे ये जो थोड़े बहुत बड़े हैं, जैसे आपके पालक मेथी जब भीग जाते हैं, गल जाते हैं, तो जैसी अपीयरेंस होती है वैसे दिखेंगे एकदम। पालक तो फिर भी चौड़ी पत्ती रहती है, बिल्कुल धागे जैसी। कई बिल्कुल पालक जैसे चौड़ी पत्ती के होते हैं सिंगल, कई बिल्कुल धागे जैसे बिल्कुल। तो बच्चों वेस्कुलर टिश्यू इनमें नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पानी में ही रह रहे हैं। तो इनमें जाइलम फ्लोएम और छोटी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इनमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेगा। बॉडी थैलस लाइक है। अगर हम इनके बात करें अब कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा, मतलब ये अपनी जनरेशन कैसे बनाएंगे बच्चों,
तो रिप्रोडक्शन सेम वही रिप्रोडक्शन के लिए, बिकॉज छोटा प्लांट छोटे लेवल का है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो रिप्रोडक्शन में तीनों मेथड्स के थ्रू कर सकता है। वेजिटेटिव में क्या होगा, वेजिटेटिव मतलब किसी भी पार्ट से ग्रो कर जाएगा, बॉडी पार्ट से, प्लांट पार्ट से। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉमन होता है, कब, जबकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़ा नखरा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब बहुत फेवरेबल कंडीशन होगी, बहुत एनर्जी होगी, तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाएगा। मतलब कंडीशंस जब बिल्कुल सारी परिस्थितियां इनके अनुकूल होंगी ना बच्चों, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, गुडी गुडी, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी के, जैसे ये स्पाइरोगायरा है ना, ये जहाँ से भी टूटेगा, एक्सीडेंटली अगर ये टूट गया तो भाई सारे के सारे जितने छोटे छोटे पार्ट बने हैं ना, वो सब नया नया स्पाइरोगायरा बना लेंगे, तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इसके अलावा, फ्रेगमेंटेशन के अलावा ये बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्स भी बनाते हैं। जैसे कि जब एडवर्स कंडीशन होगी, स्पोर तो बच्चों आपको भी पता है, जब एडवर्स कंडीशन होती है तभी बनते हैं। अब तो जब इस बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन होगी, मतलब इनके लिए एडवर्स कंडीशन क्या है, या तो इनको खाना ना मिले या पानी ना मिले, ठीक है, तो थोड़ा ड्राई हो गया मौसम, बारिश के मौसम से जब थोड़ा ड्राई हो गया या ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही कम हो गई है, तो ये क्या करते हैं, अपनी चारों तरफ बिल्कुल जैकेट डेवलप कर लेते हैं और अंदर साइटोप्लाज्म के कंटेंट को बच्चों बिल्कुल सुखा देते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर डेवलप कर लेते हैं। बेसिकली स्पोर ना बच्चों, आप डिहाइड्रेटेड, मैक्सिमम डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर होती है, उसमें सबसे कम साइटोप्लाज्म होता है, और जितना उसमें जेनेटिक मटेरियल जाना होता है ना नेक्स्ट एडिशन के लिए, वो बेसिकली कॉम्पैक्टली उसमें फिल होता है बिल्कुल। और जब भी परिस्थितियां अनुकूल आएंगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज हो जाएंगे तो ये फिर से अपना क्या बना लेंगे, ये फिर से अपनी न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे, एल्गी। अगर मैं बात करूं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से मिलता है। पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी, और तीसरा ooगैमी। ठीक है, देखिए मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने आपको कुछ एल्गी की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे ये स्पाइरोगायरा है, जिसे हम पॉन्ड सिल्क भी मैंने अभी अभी बताया आपको। इसकी जो सेल की स्ट्रक्चर है वो ऐसी थी, ये लंबे लंबे धागे जैसी है, और हर एक ये एक सेल है, एक सेल ऐसे चेन में जुड़ी हुई है। उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में तो गर्डल शेप में था, ऐसे हॉर्स शू शेप में, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन शेप में, आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल स्पाइरल शेप में, ऐसे रिबन स्पाइरली ऐसे 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 सीढ़ी नुमा। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। पायरिनॉइड इनमें भी मिलेगा, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये वॉल बॉक्स मैंने बताया, मैंने कहा था ना अभी आपको कि फुटबॉल जैसा होता है। इमेजिन करिए फुटबॉल में बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास डाल दिए और सभी के फ्लैजिला बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अंदर नहीं है किसी का भी फ्लैजिला। फुटबॉल की जो बाहर की जो सरफेस है, सबके फ्लैजिला ऐसे, तो ऐसा लगेगा जैसे फुटबॉल पे कांटे कांटे उगाए हैं पूरी पे। ठीक है, तो ये अब हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरीके से परफॉर्म हो सकता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। गैमस गैमी का मतलब है टू मैरी, टू यूनाइट। आइसो का मतलब है सेम, एनाइसो का मतलब है डिफरेंट, एंड ooगैमी का मतलब है, अभी मैं समझाऊंगी, एक बहुत बड़ा जो कि मोटाइल नहीं है, मूव नहीं करेगा, और एक छोटा जो कि मूव करेगा। यानी कि आइसोगैमी में बच्चों, गैमी मतलब टू यूनाइट, टू मैरी, गैमीट, और गैमीट यूनाइट करते हैं।
दैट मीन्स कि जो गैमीट हैं आइसो में वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कौन यहाँ पे बच्चों मेल फीमेल ऐसा कुछ होता नहीं है लोअर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन मान लेते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ अलग अलग एक इंडिविजुअल सेल का, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का अगर क्रोमोसोम दूसरे से कंबाइन हो रहा है तो वही वेरिएशन लाने के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पे सेम साइज के अगर गैमीट हैं तो वो कहलाएगा आपका आइसोगैमी। तो यानी कि आइसोगैमी में गैमीट हो गए हमारे सेम साइज के। अगर एक बड़ा एक छोटा है और दोनों ही मोटाइल हैं तो ये हमारा कहलाएगा एनाइसोगैमी। सेम साइज डिफरेंट साइज गैमीट की बात कर रहे हैं बच्चों, यानी कि अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है। ऊगैमी का मतलब है बच्चों कि एक आपका इस तरह से एग सेल बना रहा है, कारा में देखने को मिलता है, ग्रीन एल्गी है। ऊगैमी में जो ओवम होता है वो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव, वो इस तरह से बड़ा और नॉन मोटाइल होगा, वो मूव नहीं करेगा। और एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी क्लब शेप की, इसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे और ये स्पर्म्स इस तरह से कॉइल्ड होंगे और साथ में इनमें दो फ्लैजिला, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक मूव करके आता है मेल वाला, तो इनमें दो फ्लैजिला भी होंगे। तो बाई फ्लैजिलेट स्पर्म हो गया। तो ये मेल गैमीट हो गया और ये फीमेल एग सेल, यानी कि ऊगेमस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांस रिप्रोडक्शन है। बाद में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सभी में ऊगेमस काइंड ऑफ ही तो मिलता है, एग ओवम एंड स्पर्म। और किसमें बताया मैंने इसका एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी, कारा। कारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में कारा का डायग्राम दे रखा है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम जैकेट कह देते हैं। तो यानी कि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स में। अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने बताया कि ऐसे सेम गैमीट होते हैं तो इसमें अब ऑर्गन कहाँ से आ गए? तो जैसे जैसे ये ऊगेमस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन आता जाएगा ना तो ये जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, तो ये बाहर ये जो मैंने बनाया है ना ये इसकी टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ही बनाई है, जैकेटेड। और जो मेल होगा उसको कहेंगे एंथ्रीडियम और जो फीमेल होगा ना बच्चों ये एंथ्रीडियम है, ये बाइफ्लैजिलेट स्पर्म जनरेट करेगा तो मेल कहलाएगा एंथ्रीडियम और फीमेल कहलाएगा ऊगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहेंगे ऊगोनियम। गैमीट यूनिसेल्यूलर ही होंगे। गैमीट के फ्यूजन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्यूजन करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगी जिसमें दोनों क्रोमोसोम इसके भी होंगे और इसके भी क्रोमोसोम्स होंगे। आइसोगैमस एनाइसोगैमस का कोई आपसे कहे एग्जाम्पल तो आप क्लेमाइडोमोनास लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एल्गी के स्पोर। देखो फंजाई में तो स्पोर भर भर के होते हैं, फंजाई तो बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली स्पोर के थ्रू डेवलप करती है, बट एल्गी के स्पोर थोड़े डिफरेंट होते हैं। एल्गी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पाल्मेला स्टेज मिल सकती है, प्लानो स्पोर मिल सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे स्पोर्स उसमें मिल सकते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं एल्गी के, वो ए सेक्सुअल जो स्पोर्स की बात करें अगर तो उनमें प्रोटेक्टिव कवरिंग हो भी सकती है। दो तरह के होते हैं, विद कवर प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी और नहीं भी हो सकती है, विदाउट कवर प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब सब पहले क्लासिफिकेशन में
एल्गी को पहले मोनेरा किंगडम में रखा था, लेकिन फिर लगा कि भाई ये तो मोनेरा किंगडम से ज़्यादा इनकी मोनेरा में रखने के बाद इनको पता चला कि नहीं भाई इनकी सेल तो एडवांस है, तो इनको मोनेरा से हटा के फिर इनको प्लांट किंगडम में रख दिया। अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा ना कि बड़ी होती हैं एल्गी, तो अगर मैं कहूँ कि भाई सबसे बड़ी एल्गी, तो जाइंट एल्गी की अगर बात करें तो जाइंट कैल्प में आयोडीन बहुत होता है एल्गी में, खाने के काम में भी आते हैं, 60 मीटर तक हो सकते हैं, इसीलिए नाम जाइंट कैल्प है। जो एल्गी है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? ये ही मेजर प्रोड्यूसर हैं, एल्गी ही मेजर प्रोड्यूसर हैं एक्वेटिक लाइफ में। मतलब अगर कहे तो समुद्र में आपका है तो मोर देन 90% फोटोसिंथेसिस ये ही कैरी आउट करते हैं। और अगर हम बात करें एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, तो भी ये ही ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स यही हैं। एल्गी का अगर थोड़ा और डिटेल में हम बात करें तो इसको फेवरेबल टेम्परेचर वार्म चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, लाइक मीडियम सा, यानी कि 20 से 30 डिग्री में बड़े आराम से ये फ्लरिश करेगी एल्गी। लेकिन नमी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एल्गी की लाइफ साइकिल पे आते हैं बच्चों। एल्गी की लाइफ साइकिल कितने तरह की हो सकती है? तो एल्गी की लाइफ साइकिल जो है वो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ। एल्गी की जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड भी हो सकती है। तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी अगर वो जिंदगी अपनी बिता रहा है पूरी ऑर्गेनिज्म, तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में फॉलो करेगा, उसी को फॉलो करेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। अगर एल्गी की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, कैसी है बच्चों? हैप्लॉइड मतलब एक ही सेट है क्रोमोसोम का, तो फिर वो बच्चों कौन सी लाइफ साइकिल को फॉलो करेगा? हैप्लॉन्टिक। किसको फॉलो करेगा? हैप्लॉन्टिक। ये अभी मैं फ़र्क बताऊंगी कि इनमें फ़र्क क्या होता है, हम इनको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं। अगर बच्चों डिप्लॉयड और हैप्लॉइड फेज अगर इक्वली प्रेजेंट है, मतलब सपोज एल्गी की ज़िंदगी, सपोज एक एल्गी जब से वो जर्मिनेट हुई है और तब से वो उसने दूसरी जनरेशन पैदा की, जब तक वो डाई हुई है तब तक वो सपोज एल्गी 10 दिन की रही, तो 5 दिन डिप्लॉयड 5 दिन हैप्लॉयड में रही, इस तरह से। तो अगर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों ही फेज उसमें ऑलमोस्ट इक्वली मिल रही हैं, तो फिर उसकी जो लाइफ साइकिल होगी वो डिप्लो हैप्लॉन्टिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ट्राईफेजिक भी होती है किन्हीं किन्हीं में। ट्राईफेजिक का मतलब है 3 फेज एक साथ। देखो यहाँ पे 2 फेज हैं, डिप्लॉयड हैप्लॉयड, यहाँ पे एक ही है प्रोमिनेंट फेज। मेजर टाइम वो ज़्यादातर टाइम डिप्लॉयड में रह रही है, यहाँ ज़्यादातर टाइम हैप्लॉयड में रह रही है, या आधा आधा दोनों में रह रही है। अगर जिंदगी में 3 फेजेस को फॉलो करे तो ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल भी मिलती है, जैसे कि हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें क्या अंतर है। देखो बच्चों, अगर एक एल्गी अपनी लाइफ साइकिल एल्गी ने चालू की है, मतलब मेजर प्लांट बॉडी उसकी, जैसे हम लोग डिप्लॉयड है ना, डिप्लॉयड मतलब हर सेल में क्रोमोसोम के पेयर मिल रहे हैं ना, 23 पेयर। तो अगर उसकी मेजर प्लांट बॉडी मेजर टाइम तक, ज़्यादातर टाइम तक उसकी प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉयड है एन, तो बच्चों जब वो गैमीट बनाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, गैमीट बन रहे हैं ना, तो उसको कोई मियोसिस नहीं करना पड़ेगा। मियोसिस बच्चों वो डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि गैमीट कभी भी
डिप्लॉयड नहीं होते। गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो फंजाई, चाहे वो कुछ भी हो। बैक्टीरिया में तो खैर गैमीट बनते ही नहीं है, उसका तो डिफरेंट तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर चाहे वो फंजाई, कोई भी प्रोटिस्टा हो, चाहे प्लांट किंगडम, कोई भी हो, अगर वो गैमीट बना रहा है तो बच्चों हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड होने के लिए यानी कि जितने क्रोमोसोम है उतने क्रोमोसोम मेंटेन रहे और उसका नंबर कम ना हो, तो जो सेल जो डिवीज़न करती है वो माइटोसिस होता है। उसके बाद गैमीट बन गए। गैमीट जब यूनाइट होंगे तो जाइगोट बनेगा बच्चों, जो कि डिप्लॉयड होगा। लेकिन इसको बच्चों जाना किसमें? इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉयड। तो यहाँ पे मियोसिस फॉलो होगा। यहाँ पे क्या फॉलो होगा? मियोसिस। यानी कि मियोसिस की बारी जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद आएगी। जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन का ही नतीजा है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होगा, यानी कि आपका सबसे लास्ट में होगा। लेकिन अगर किसी की मेजर प्लांट बॉडी ही बच्चों डिप्लॉयड है, तो अगर सोचो यही चीज डिप्लॉयड है, अगर किसी की मेजर प्लांट बॉडी, ज्यादातर टाइम जब वो रिप्रोडक्शन वाली साइकिल में एंटर करेगा, अपने गैमीट बनाएगा, तो उस वक्त वो डिप्लॉयड है। ठीक है, तो डिप्लॉयड है तो बच्चों मैंने अभी एक आपको थंब रूल बताया कि हैप्लॉयड कौन होता है? गैमीट। यानी कि गैमीट को अगर बनना है तो हमेशा उसे हैप्लॉयड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा डिवीजन फॉलो किया जाएगा? मियोसिस। तो यानी कि ऐसे केस में जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी रखते हैं और फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो उनमें जो मियोसिस है वो सबसे पहले होगा। यानी कि गैमीट बनने के लिए पहले मियोसिस फॉलो होगा, तब गैमीट बनेंगे। और फिर बच्चों दो गैमीट मिलके बनाएंगे जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनेगा जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो जाएगा बच्चों? 2n। क्या अब बताओ, इसकी प्लांट बॉडी से तो 2n में ही रहना है, क्या अब दोबारा मियोसिस करेगा? नहीं। जाइगोट ग्रो करके डिवाइड करेगा। ग्रो करना मतलब वही डिवीजन करेगा और मेजर प्लांट बॉडी बनाएगी। लेकिन अब कौन सा डिवीजन फॉलो होगा? माइटोसिस। जब आपको क्रोमोसोम नंबर सेम रखना होता है तो माइटोसिस होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ करना होता है तो मियोसिस होता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक कर लिया कि कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या शेप एंड साइज है, किस तरह से रिप्रोड्यूस करती है। एल्गी के देखो प्लांट किंगडम है, प्लांट का बट एल्गी खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और इसके अलावा एल्गी के बहुत सारे यूजेस हैं जिनका हम अलग से बाद में एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी वो एल्गी का क्लासिफिकेशन लेकर आएंगे, हम उसे ढंग से करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड। इसी तरह से आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और टाइम टाइम पे पोस्ट को ज़रूर देखना ना भूलें, उसे ज़रूर अटेंड करें। और साथ में आप ऐप है जो बायोलॉजी सेल का, उसे भी कर लीजिए। काफ़ी कुछ कंटेंट आपको मिलेगा टाइम टू टाइम, पूरे साल आपको बहुत कुछ मिलेगा।